शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का, भैया बहनों का बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके इतिहास की पुस्तक के तीसरे अध्याय ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना इस पाठ का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रकरण है वो है कंपनी दीवान बन गई। यहाँ कंपनी से मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन कुछ समय बदलने के साथ ही उसको दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार से मतलब है भारत के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने का या आर्थिक मामलों से संबंधित डिसीजन लेने का उसको अधिकार मिल गया। तो दीवानी अधिकार कब प्राप्त होते हैं कंपनी को? ये दीवानी अधिकार बक्सर की जो लड़ाई है वो जीतने के बाद उनको बंगाल प्रेसिडेंसी पर दीवानी अधिकार या आर्थिक मामलों में दखल करने का अधिकार मिल जाता है। और इस प्रकार का अधिकार बकायदा लिखित रूप में प्राप्त होता है उसको, जो तारीख है 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को लिखित रूप में मोहर लगाकर बंगाल की प्रेसिडेंसी में दीवानी मुकदमे लेने या उसके आर्थिक मामलों के अधिकार दिए थे। और इस तरह से कंपनी जो है वो 1765 के बाद बंगाल में दीवानी संबंधी मामलों में भी हस्तक्षेप करने की अधिकारी बन गई। इस प्रकार के दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद अब कंपनी की हैसियत में कुछ बदलाव आने वाले थे। संपूर्ण बंगाल प्रेसिडेंसी में अब वह लगान लगा सकती थी और अपने लिए राजस्व को एकत्रित कर सकती थी। अब कंपनी को एक फायदा ये होने वाला था कि कंपनी अब यहाँ के किसानों को अपनी इच्छा के अनुसार फसलें पैदा करने के लिए बाध्य कर सकती थी और किसी भी प्रकार की नई लगान या राजस्व व्यवस्था को लागू कर सकती थी। तो इसी कड़ी को कंपनी ने आगे बढ़ाया। लेकिन कंपनी अभी भी अपनी जो छवि है वो एक व्यापारी कंपनी के रूप में ही बना कर रखना चाहती थी। वह स्वयं राजा वाली हैसियत को नहीं पाना चाहती थी। तो इस हेतु उन्होंने कुछ सुधार करने का प्रयास किया। लेकिन दीवानी अधिकार मिलने के काफी समय तक कंपनी जो भारत में सामान खरीदती थी उन सारे सामानों को वो सोने और चांदी पर खरीदती थी। इंग्लैंड या ब्रिटेन से सोना चांदी लेकर आती थी और यहाँ के भारत के बाजारों में सोना चांदी देकर भारतीय बाजारों से सामान को खरीद लेती थी और वही सामान फिर आगे ब्रिटेन में पहुंचाया जाता था। लेकिन जब वो कंपनी को भारत में दीवानी के अधिकार मिल गए, अब वो स्वयं यहाँ से ही राजस्व को प्राप्त कर सकती थी और पैसे की व्यवस्था वो यहीं से कर सकती थी। इस हेतु उन्होंने यहाँ से खेती करवाना शुरू करवाया और उस खेती से होने वाली जो आमदनी थी उस आमदनी से यहाँ पर वो सामान खरीदती और उसको ब्रिटेन में बेचती थी। इस तरह से पहले जो सोना भारत में आ रहा था ब्रिटेन या यूरोपीय देशों से, वो अब आना पूरी तरह से बंद हो गया है। ठीक है, तो 1865 से पहले तक सोना चांदी भारत में आ जाता था यूरोपीय देशों से, लेकिन अब सोना चांदी भारत में आने वाला नहीं था क्योंकि अब कंपनी जो है वो आर्थिक मामलों में खुद मालिक बन चुकी थी। इसलिए उसने अब जो है वो सोना चांदी लाना बंद करके भारत में ही जो है वो राजस्व इकट्ठा किया और उसी पैसे का उपयोग है यहाँ से सामान खरीदने के लिए किया। तो हम बंगाल में सबसे पहले लगान को लेने के लिए जो व्यवस्था लागू की गई उसी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो व्यवस्था लागू हुई थी उस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। वो व्यवस्था कहलाई स्थायी बंदोबस्त।
स्थायी बंदोबस्त को जब लागू किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल था चार्ल्स कॉर्नवालिस, और यह व्यवस्था 1793 में लागू की गई थी। तो 1793 में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त में कंपनी ने क्या किया, जमींदारों को नियुक्त किया राजस्व एकत्रित करने के लिए। हर जमींदार को एक निर्धारित क्षेत्र दिया गया और उस क्षेत्र से वो जमींदार है वो लगान को इकट्ठा करेगा और निर्धारित जो राजस्व की राशि थी वो संपूर्ण राशि राजस्व जमींदार जो है वो कंपनी को जमा करवाएगा। अब इस प्रकार की व्यवस्था में हुआ ये कि जमींदारों से ऐसी अपेक्षा की गई थी कि जमींदार जो है वो निर्धारित रकम ही जमा करवाएंगे सरकार को और उनको जो फायदा होगा उस फायदे से वो जमीन की बेहतरी में वो पैसा लगाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जमींदारों स्थायी बंदोबस्त में राजस्व जो तय किया गया था वो राजस्व बहुत ही ज्यादा था और इतने अधिक राजस्व को जमींदार चुका नहीं पा रहे थे। इस कारण उनकी जमींदारियां उनसे छीन कर किसी और को दे दी जाती थी। शुरू में जब कीमतें कम थी तब जमींदारों को कोई फायदा नहीं हुआ और लेकिन बाद में जब कीमतें बढ़ी तब जमींदारों को फायदा तो हुआ लेकिन उन्होंने जमीन की बेहतरी में किसी प्रकार का कोई निवेश नहीं किया और इस कारण से कंपनी को ज्यादा कोई मुनाफा नहीं हुआ और कंपनी स्थायी बंदोबस्त में किसी प्रकार का कोई फेरबदल भी नहीं कर सकती लगभग 30 वर्षों तक। तो कंपनी चाहकर भी राजस्व की राशि को बढ़ा नहीं सकती थी क्योंकि वो इस बंदोबस्त में पहले से ही तय होती थी। तो बाद में जमींदारों को इसमें कुछ फायदा हुआ लेकिन जमींदारों ने इसका फायदा कंपनी को नहीं दिया और ना ही जमीन की बेहतरी में लगाया, उन्होंने केवल अपना फायदा ही तय किया। तो इस व्यवस्था में जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने का प्रयास है वो किया गया बाद में और इस प्रयास को लागू किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी इलाके जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं उन इलाकों में एक नई व्यवस्था को लागू किया गया था। यह व्यवस्था किसने तैयार की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार की। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई सन 1822 ईस्वी में। इस व्यवस्था को नाम दिया गया महालवाड़ी बंदोबस्त। तो महालवाड़ी बंदोबस्त में महाल का जो अर्थ होता है वो होता है ग्राम समूह। तो इस व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त की जो खामियां थी उस खामियों को इसमें दूर करने का प्रयास कंपनी के अधिकारियों ने किया। इसमें जो लगान की दर थी या जो राजस्व था वो निर्धारित कर दिया जाता था लेकिन इस व्यवस्था में राजस्व की जो दर थी उसको समय समय पर बदल दिया जाता था। इस व्यवस्था में जो राजस्व एकत्र करता था वो जमींदार करता था और जमींदार कंपनी को राजस्व जमा करवाता था। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का मतलब होता है गांव। एक गांव या गांव के समूह को मिलाकर एक महाल बनाया गया और गांव के मुखिया को या गांव के मुखिया के साथ में अनुबंध किया गया कि वो गांव से कितना राजस्व एकत्रित करके जमा करवाएगा। इस व्यवस्था में राजस्व की दर को समय समय पर बदला भी जा सकता था। तो स्थायी बंदोबस्त की कमियों को महालवाड़ी व्यवस्था में दूर करने का प्रयास किया गया लेकिन इस व्यवस्था में भी कुछ खामियां थी। समय समय पर पड़ने वाले अकाल वर्षा की कमी के कारण फसलें चौपट हो जाती थी, इसलिए किसानों को इस व्यवस्था से भी कोई फायदा नहीं हुआ। किसान जो है वो जमींदारों द्वारा लिए जाने वाले कर्जों में फंसे चले जाते थे और उनकी पुश्तैनी जमीनें भी बिक जाती थी। तो इन दोनों ही व्यवस्थाओं में कुछ राजस्व की प्राप्ति कंपनी को हुई लेकिन ये दोनों ही व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रांत में लागू की गई थी। अब हम एक नई व्यवस्था को पढ़ते हैं जो कि दक्षिण भारत में लागू की गई थी। तो दक्षिण भारत में थॉमस मुनरो इसने इस व्यवस्था को विकसित किया और ये व्यवस्था पहले अलेक्जेंडर रीड द्वारा भी बनाई गई थी। इन दोनों के प्रयासों से अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के प्रयास से एक नई व्यवस्था लागू की गई जिस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था नाम दिया जाता है। यह व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई थी। यहाँ पर रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। तो राजस्व की जो प्रणाली है वो रैयत के साथ मिलकर कंपनी द्वारा तय की जाती थी। कंपनी के अधिकारी घूम घूम कर
रेतों से लगान वसूल करते थे, और किसान जो भी तय लगान होती थी वो कंपनी के अधिकारियों को दे देते थे। तो इन तीनों ही व्यवस्थाओं के द्वारा कंपनी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र पर अपनी शासन व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चला सके, इन तीनों व्यवस्थाओं में यही बात समझाई गई है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमने इन तीनों व्यवस्थाओं को समझा है, तीनों व्यवस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र पर कंपनी ने किस प्रकार शासन चलाया उसको समझा है। वीडियो के अंत में जो गृह कार्य दिए हुए हैं उन गृह कार्यों को आप सभी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।